मेरी भांजी बिलक बिलक कर रो रही थी। उस बेचारी को तो ये भी खबर ना थी कि उसके आते ही उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। मेरी बड़ी भांजी उस छोटी सी बच्ची के पास बैठी उसे देख रही थी और बार बार अपनी आंखों में आते आंसुओं को साफ कर रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर मेरी बड़ी भांजी फातिमा भागकर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। मामू, मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, वो मुझसे कोई बात नहीं कर रही। भांजी के अल्फाज सुनकर मैं अपने आप पर काबू ना रख सका और उसे सीने से लगाकर रोने लगा। मेरा रब भी कितना बेनियाज है। बेशक वो जो करता है उसमें हमारी ही बेहतरी होती है, मगर उस वक्त उन बच्चियों को देखकर मेरा दिल डूब रहा था। एक माँ के अलावा बच्चों को आखिर कौन माँ जैसी मोहब्बत और प्यार देकर पाल सकता है। मुझे दिल ही दिल में अपने बहनोई पर गुस्सा भी आया था। काश वो पैसे फजूल खर्च करने की बजाय इस वक्त के लिए बचा कर रखता जब मेरी बहन को सबसे ज्यादा जरूरत थी। डॉक्टर ने तो पहले ही बता रखा था कि डिलीवरी के वक्त माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, मगर इसके बावजूद जब वक्त आया तो बहनोई ने मेरी बहन को अस्पताल ले जाने की बजाय मोहल्ले की दाई बुलवाकर डिलीवरी करवाई थी। मेरी बहन उस वक्त चीखती चिल्लाती रही थी। उसके यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई थी, मगर उसी के हाथ वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मैं हालात के आगे बेबस था, वरना दिल तो यही चाहता था कि बहनोई का मुंह नोच लूं। मेरी बहन उसके साथ खुश नहीं थी, मगर इसके बावजूद उसने मुझसे कभी कोई गिला नहीं किया। सब कुछ किस्मत का लिखा समझकर उसने कबूल कर लिया था। अब जब उसकी मैयत मेरे सामने पड़ी थी तो उसका चेहरा देखकर मेरा दिल सौ सौ टुकड़े हुआ था। उसके माथे पर निशान अभी भी मौजूद थे, मगर अब सिवाय पछतावे के मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बहनोई का रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा ना था, इसलिए जैसे ही शाम हुई मैं अपनी भांजियों को वहां छोड़कर अपनी बीवी के साथ घर वापस आ गया। मुझे रो रो कर अपनी बहन की याद सता रही थी। कितनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने, उसका रिश्ता ऐसे शख्स को देकर जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। हम बहनों बेटियों वाले भी कितने बेबस होते हैं। मैं अंदर ही अंदर तड़प कर रह गया था। अगले दिन जब मैं बहनोई के यहाँ गया तो फातिमा जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरा भी गोया धुला हुआ नहीं था। मैं उसके पास गया और बोला कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। मेरे सवाल पर वो रोते हुए बोली कि मामू, मुझे बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। अब्बू को कहा है कि खाना ला दे तो आगे से कहते हैं जाकर किचन में खुद बना लो। फातिमा के अल्फाज मेरे दिल पर खंजर चला गए थे। मुझे बहनोई और उसकी बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने तो कहा था कि उसकी बहन मेरी भांजियों का ख्याल रखेगी, मगर ये क्या, उनकी माँ को मरे अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, बच्चियों की ये हालत हो चुकी थी। मैंने बहनोई से कहा तो वो फौरन हड़बड़ाकर कहने लगा कि बच्ची है, भूल गई होगी, वरना मैंने तो खुद अपने हाथों से इसे खाना खिलाया था। मैंने फौरन भांजी के लिए खाना बनवाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। वो हू बहू मेरी बहन जैसी दिखती थी। चंद दिन यूं ही गुजर गए। मैं रोजाना बहनोई के यहाँ जाता और अपनी भांजियों से मिलकर आता। उनका ख्याल मेरी बहन की नंद रख रही थी। फिर एक रोज शाम को मेरा बहनोई अपनी दोनों बेटियां लेकर हमारे घर आ गया। वो बोला कि फैसल भाई, अपनी भांजियों को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो। मैं दूसरे शहर किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, जल्द लौट आऊंगा तो अपनी बच्चियों को वापस लेकर जाऊंगा। मेरी गुर्बत इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि भांजियों की किफालत उठा सकूं, लेकिन बात चंद दिन की थी, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका। बहनोई की बात सुनते ही अगले पल मैंने दोनों बच्चियों को सीने से लगा लिया और बहनोई वहां से चला गया। मेरी बीवी को जब पता चला तो वो थोड़ी संजीदा सी हो गई। बोली कि इतनी छोटी बच्चियों को आखिर मैं कैसे पालूंगी। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी, मगर मैंने समझाते हुए कहा कि चंद दिनों की तो बात है, ये दोनों मेहमान बनकर आए हैं, फिर वापस चली जाएंगी। मेरे अपने भी 3 बच्चे थे। मेरे इतने वसाइल ना थे कि भांजियों की जिम्मेदारी भी ले सकूं। उस रात मैंने अपनी दोनों भांजियों को अपने पास सुलाया। मेरी बीवी सानिया उन्हें मेरे पास देखकर पहले ही कमरे से चली गई थी। आधी रात हुई तो छोटी भांजी रोने लगी, शायद उसे भूख लग रही थी। मैं उठा और अपनी बीवी सानिया के पास चला आया। वो मेरे बच्चों के हमरा दूसरे कमरे में सो रही थी। वो झिंझला कर उठी
और न चाहते हुए भी मेरे हाथ से गुड़िया को लेकर उसे चुप करवाने लगी। मैंने उसे कहा कि शायद इसे भूख लगी है, दूध गर्म करके पिला दो, शायद चुप कर जाए। मेरी बीवी गनुदगी की हालत में बुड़बुड़ाती हुई उठी और फिर किचन से दूध गर्म कर कर ले आई। मैं सानिया के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मेरी बहन और अब उसकी औलाद से कोई खास लगाव नहीं था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी छोटी भांजी एकदम से चीखी थी। मैं हड़बड़ाकर उसकी जानिब देखने लगा तो मेरे होश उड़ गए। सानिया ने जो ही फीडर उसके मुंह में डाला था वो चीख उठी थी। मैंने फौरन आगे बढ़कर जब फीडर को छुआ तो वो बहुत गर्म था। मेरा हाथ उससे एक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ना जाने कैसे उस नन्ही बच्ची के हलक से वो उतरा होगा। मैंने फौरन गुड़िया को उठाकर सीने से लगा लिया। वो शायद गर्म दूध की जलन से मुसलसल रो रही थी। मैंने सानिया को अच्छी खासी बातें सुना दी। आखिर वो इस हद तक लापरवाह कैसे हो सकती थी। सानिया खुद भी परेशान सी हो गई और फिर रोते हुए बोली कि मुझे माफ कर दे, मुझे याद नहीं रहा कि दूध ठंडा करके पिलाना था। मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, मुझसे अब इतने छोटे बच्चे संभाले भी नहीं जाते। मगर उसकी बेध्यानी से उस बेचारी बच्ची का मुंह अंदर से जल चुका था। मैं उसे अस्पताल लेकर गया और फौरी तौर पर दवा दिलवाई। अगली रात मैं और सानिया खाने की मेज पर बैठे तो मुझे फातिमा का ख्याल आया। कहाँ थी वो? मैं जब से घर आया था वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने सानिया से पूछा तो वो बोली कि मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया है। आज माँ को याद करके बहुत रोती रही थी। मैंने ये सुनकर एक गहरी सांस खारिज की और फिर खाने में मशगूल हो गया। सोने से पहले दिल में अजीब सी बेचैनी उतरी थी, गोया कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। छोटी भांजी को मैंने खुद फीडर पिलाकर सुला दिया था, जबकि फातिमा अभी तक दूसरे कमरे में ही मौजूद थी। मुझे लगा मेरे बच्चों के साथ ही सो गई होगी, लेकिन दिल को चैन न आया तो मैं उठा और उसके कमरे की जानिब जाने लगा। जब दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल हिल गया। वो बिस्तर के ऐन बीच यूं पड़ी थी, गोया नींद में नहीं बल्कि बेचैन सी लेटी हो। उसके दोनों हाथ उसके पेट पर थे। वो करहा रही थी और कुछ बुड़बड़ा भी रही थी। मैं चलते हुए उसके करीब आया और होठों के करीब जाकर सुनने लगा। वो धीमी आवाज में आंखें मूंदे कह रही थी कि अम्मी वापस आ जाएं, मुझे खाना बनाकर दे, मुझे बहुत भूख लगी है। उस बच्ची के अल्फाज मेरे दिल को तड़पा कर रख गए थे। सानिया का कहना था कि उसने फातिमा को खाना खिला दिया है, जबकि वो तो शायद सुबह से ही भूखी थी। मैंने फौरन उसे उठाया और उसका वजूद बुखार से तप रहा था। मैंने सानिया को आवाज दी मगर वो तो शायद सो चुकी थी। आखिर मैंने खुद ही भांजी को खाना खिलाया और फिर खिलाकर सुला दिया। जब वो सो गई तो मैं सानिया के पास गया और गुस्से से बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मासूम बच्ची सुबह से भूखी है और तुम कह रही हो कि वो खाना खा चुकी है। मेरी बात सुनकर सानिया ने अपनी आंखें खोली और फिर बोली कि मुझसे नहीं देखे जाते तुम्हारी बहन के बच्चों के नखरे। अगर खुद पाल सकते हो तो पालो, वरना जाकर यतीम खाने छोड़ आओ। यहाँ अपने बच्चों का पेट भरूं या तुम्हारी लाडली भांजियों का? बीवी के अल्फाज मेरी सांसें रोक रहे थे। इतनी बड़ी बात आखिर उसने सोच भी कैसे ली थी? चंद दिन गुजर चुके थे मगर बहनोई वापस नहीं आया था। मैंने कई बार उसे फोन करने की कोशिश की मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। एक रोज जब काम से लौटा तो मुझे किसी ने बताया कि मेरा बहनोई तो अपना घर बेचकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला गया है। उस शख्स की बात पर पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मगर जब मैं खुद उसके घर पहुँचा तो वो घर सचमुच किसी और के कब्जे में आ चुका था। मुझे धचका सा लगा था। वो कैसा शख्स था? पहले गरीबी का रोना रोकर अपनी बीवी को मार दिया और अब अपनी औलाद को बाप के साए से महरूम करके कहाँ चला गया था। शायद अब वो दूसरा घर बसाना चाहता होगा और बेटियां आड़े आ रही होंगी। मैं घर लौटा तो फातिमा चुपचाप एक तरफ बैठी थी। मेरे बच्चे चटाई बिछाई खाना खा रहे थे। उसका चेहरा देखकर मुझे उस पर तरस आया था, जबकि मेरी छोटी भांजी गुड़िया उस वक्त सो रही थी। मुझे घर में आता देखकर मेरी बीवी फौरन किचन से बाहर निकली और गुस्से से बोली कि तुम्हारे बहनोई का कोई अता पता है या नहीं? कब लेकर जाएगा अपनी बेटियों को यहाँ से? मेहमान भी चंद रोज के लाए ही अच्छे लगते हैं। मैं अब मजीद अपनी नींदें हराम नहीं कर सकती। बीवी की बात सुनकर मुझे बुरा तो लगा था, मगर मैं उस पल खामोश रहा
اور پھر موقع دیکھ کر اسے بتا دیا کہ بہنوئی اب کبھی انہیں لینے کے لیے واپس نہیں آئے گا، اب مجھے یہ اپنی بھانجیاں پالنی ہوں گی۔ میرے الفاظ سن کر ثانیہ کے تیور بدلے تھے، مگر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ گڑیا رات میں 2-3 بار جاگ کر رونے لگتی، کبھی کبھار تو ثانیہ اسے فیڈر بنا دیتی، ورنہ جب میری آنکھ نہ کھلتی تو وہ بچی رو رو کر خود ہی سو جایا کرتی تھی۔ میں بھی نیند کا بہت سخت تھا، ایک دفعہ جو سوتا تو صبح ہی آنکھ کھلتی تھی۔ اگلی صبح جب اٹھا تو بیوی کے چلانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ گھر میں تو کوئی ایسا موجود نہیں تھا، پھر وہ کس سے لڑ رہی تھی؟ میں بھوکھلا کر اٹھا اور فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے کچن میں میری بیوی ثانیہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ کس سے پوچھ کر تم نے پھلوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ جانتی ہو یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھے تھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فاطمہ روتی ہوئی آنکھیں مسلتی ہوئی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ اس بچی کا رونا میرے دل پر اثر کر گیا تھا، میرا غصہ اس پل 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ میں فوراً کچن میں گیا اور ثانیہ کو تھپڑ مار دیا۔ وہ بکھلا کر چند قدم دور ہٹی تھی۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس ننھی بچی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ اگر وہ پھل اٹھا رہی تھی تو کھانے دیتی، کون سا کمی آ جانی تھی؟ یہ پہلی بار تھا جب میں نے ثانیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی۔ اس کی کیفیت میں سمجھ سکتا تھا، مگر اس پل شاید میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ ان لڑکیوں کی خاطر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی اور میں بس وہاں کھڑا پچھتا رہا تھا۔ ایک عجیب سی پریشانی سے میں 2-4 ہو چکا تھا۔ ایک طرف بیوی تھی تو دوسری جانب دونوں بھانجیاں تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ثانیہ ان کا خیال رکھنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ میرا یہ اندیشہ بھی بہت دنوں تک ڈھکا چھپا نہ رہ سکا۔ جب بہت دن گزر گئے اور بہنوئی اپنی بچیوں کو لینے کے لیے نہ آیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ جا کر اپنی بھانجیوں کو یتیم خانے چھوڑ آؤ، مجھ سے پالی نہیں جاتی غیروں کی اولادیں۔ وہ چھوٹی تو ہر وقت روتی رہتی ہے، اس کی آواز سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں، اور بڑی فاطمہ جب دیکھو کچھ نہ کچھ نقصان کرتی پھرتی ہے، اب کیا اس کے پیسے اس کا باپ آ کر دے گا؟ ثانیہ کافی غصے میں لگ رہی تھی اور اس کے الفاظ میرے سر پر بم کی طرح گرے تھے۔ بھلا میں اپنی بھانجیاں یتیم خانے کیسے چھوڑ کر آ سکتا تھا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ماموں کے ہوتے ہوئے بھانجیاں خیرات پر پل رہی ہیں؟ وہ دونوں تو میری بہن کی آخری نشانیاں تھیں، میں بھلا کیسے انہیں یتیم خانے چھوڑ کر آ سکتا تھا؟ اس معاملے میں نے ٹھنڈے دماغ سے ثانیہ سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ میں اپنی بہن کی اولاد کو یتیم خانے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ پہلے تو وہ غصہ کرنے لگی، مگر پھر میرے فیصلے کے آگے خاموش ہو گئی۔ جب سے بھانجیاں آئی تھی میرا کاروبار ترقی کرنے لگا تھا، گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ میں نے چھوٹی بچی کے لیے آیا رکھ لی تھی، اب اسے آیا ہی سنبھالا کرتی تھی، جبکہ فاطمہ کو میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میری بیوی ثانیہ کا رویہ میری بھانجیوں کے ساتھ بہت اچھا نہ سہی مگر برا بھی نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور فاطمہ 10 سال کی اور چھوٹی گڑیا 5 سال کی ہو گئی۔ میری دونوں بھانجیاں مجھے ماموں کی جگہ بابا کہہ کر پکارتی تھیں، جبکہ وہ ثانیہ کو ممانی ہی کہا کرتی تھیں۔ میں انہیں اپنی سکی اولاد جیسا پیار دیتا۔ میرے بچے ان سے کافی بڑے تھے۔ ایک روز میں جب گھر آیا تو مجھے فاطمہ اور گڑیا کا رویہ بدلا بدلا سا لگا۔ فاطمہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جبکہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے آج کنگھی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب بلایا، اس کے بالوں کو انگلیوں سے سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بالوں پر رکھا ہی تھا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ میں چونکا تھا مگر تبھی وہ بولی کہ بابا میرے سر میں بہت درد ہے، میں کچھ دیر پہلے سیڑھیوں سے گر گئی تھی، پھر ممانی نے مجھے اٹھایا اور دوا لگائی۔ فاطمہ ایک ہی سانس میں سہمی ہوئی بول رہی تھی۔ تبھی ثانیہ بھی اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی فاطمہ جاؤ شاباش، اپنا ہوم ورک مکمل کرو، پھر سونا بھی ہے۔ فاطمہ فوراً کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ دن بدن اس کی گرتی صحت اور اس کا بدلتا رویہ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا یہی معمول ہوتا، گڑیا تو ہر وقت کمرے میں ہی بیٹھی رہتی، جبکہ فاطمہ بھی اب مجھ سے بہت کم بات کرنے لگی تھی۔ میں جب بھی آتا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہوتا، اس کا وجود کانپ رہا ہوتا اور آنکھیں سوج چکی ہوتی۔
यूं लगता था जैसे वो मुझसे पहले रोती रही हो। मैं जब पूछता तो वो मुझे कोई जवाब ना दिया करती थी। एक दिन जब घर लौटा तो सामने का मंजर देखकर मैं दिल ही दिल में तड़प उठा। फातिमा फर्श पर गिरी अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखकर हिचकियां बांधे रो रही थी, जबकि मेरी बीवी किचन में खड़ी थी। मेरा ध्यान फातिमा के हाथों पर गया। छोटे छोटे हाथों पर तो छाले बने हुए थे, उसके दोनों हाथ जल चुके थे। मैंने तड़पकर भांजी की जानिब देखा और पूछने लगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ है। मेरे सवाल पर भांजी ने सहमे हुए मेरी बीवी की जानिब देखा। उसका देखना था कि सानिया फौरन किचन से बाहर निकली और बोली कि आपकी भांजी बहुत शरारती हो गई है। इसे मना भी किया मगर फिर भी किचन में चली आई और देखें आप अपना हाथ जला लिया है। मेरा दिल तड़प सा गया था। फातिमा मुसलसल रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने उसके हाथों पर मरहम लगाई और माथा चूमकर ताकीद करने लगा कि ऐसे काम मत किया करो जिससे तुम्हें बाद में तकलीफ पहुंचे। उसके साथ ही मुझे सानिया पर भी शक हुआ था। कुछ तो था जो वो बच्चियां मुझसे छुपा रही थी। कुछ दिन यूं ही गुजरे तो भांजी मेरे पास आई और कहने लगी कि बाबा, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती, आप मुझे और गुड़िया को यतीम खाने छोड़ आए। भांजी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। मैं फौरन बोला कि क्यों, आखिर क्या वजह है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। बड़ी भांजी सर झुकाए रोने लगी और बोली कि बस आप हमें यतीम खाने छोड़ आए। दाल में कुछ तो काला था, वरना वो ऐसा क्यों कहती। चंद दिनों बाद मैं जब काम से जल्दी घर लौटा तो मैंने अपने आने के बारे में सानिया को भी खबर नहीं की थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो अंदर से आती सानिया की आवाज़ों ने मुझे हैरान कर दिया था। वो गुस्से से कुछ बोल रही थी। वो सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ना हुआ। मैं कितनी ही देर छुपकर उनकी बातें सुनता रहा। वो गुस्से से फातिमा को कह रही थी कि कमबख्त जल्दी साफ कर, हाथों में ताकत नहीं है क्या? अगर दोबारा गलती की तो इस बार हाथों को नहीं बल्कि पैरों को जलाऊंगी। माँ तो मर गई मगर इन दोनों मनहूसों को छोड़ गई। तुम दोनों का बाप तो ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। उसके जवाब में मुझे फातिमा की बस सिसकने की आवाजें आती थीं। वो रोते हुए बोली कि मुमानी, मैंने मामू को कहा था कि वो मुझे और गुड़िया को यतीम खाने छोड़ आए मगर वो नहीं मान रहे। सानिया चीखकर बोली कि जल्द अज जल्द मेरे घर से चलती बनो, वरना जो एक वक्त का खाना मजबूरी में तुम दोनों को देना पड़ता है उससे भी हाथ धो बैठोगी। मैं तुम दोनों के हाथ और पांव जला दूंगी। अपनी बीवी के अल्फाज सुनकर मैं वही पत्थर की मूरत बन चुका था। सानिया से इस हद तक सफाक दिली की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका रवैया तो मेरी भांजियों के साथ बिल्कुल भी नहीं बदला था। एक माँ होकर वो नन्ही बच्चियों के साथ ऐसे कैसे कर सकती थी। मेरे मुंह पर वो उनके साथ नॉर्मल रवैया रखती थी और मेरी पीठ पीछे वो उनके साथ ये सब क्या करती थी। मैं फौरन दीवार की ओर से निकलकर सामने चला आया। फातिमा जमीन पर बैठी मेरी बीवी के पैरों की मालिश कर रही थी। उसके हाथों पर जख्म थे, उसे दर्द भी हो रहा था, मगर इसके बावजूद वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मुमानी के पैरों का मसाज कर सके। मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर सानिया का रंग उड़ा था। वो बुखलाकर फौरन खड़ी हो गई। मेरा दिल किरची किरची हुआ था। मैंने अगले ही पल सानिया को थप्पड़ मार दिया था और फिर जो दिल में आया सुनाता चला गया। उसे बता दिया कि मेरी भांजियां मेरी औलाद जैसी हैं, उनकी परवरिश तुम्हें माँ बनकर करनी होगी। वो बेचारी तो मुझसे शिकायत भी नहीं करती थी, जबकि सानिया उन फूल जैसी बच्चियों को सिर्फ रात को ही खाना दिया करती थी। मेरे गुस्से की कोई इंतहा नहीं रही थी। मैंने सानिया को घर से निकाल दिया। वो भी मुझे बुरा भला कहती अपने भाई के घर चली गई। मैंने अपनी भांजियों से माफी मांगी थी, मगर वो मुझे शर्मिंदा देखकर रोने लगी और फातिमा ने मुझे सानिया के बारे में और भी बहुत कुछ बताया था। वो उन बच्चियों से जानबूझकर सारे घर का काम करवाती और जब उनसे कोई नुकसान हो जाया करता तो मारने लगती और हाथ तक जला देती थी। वो मेरी बहन को खूब गालियां देकर कोसा करती थी। उसने बच्चियों को कहा था कि वो खुद यतीम खाने जाने की बात करें। मैंने भांजियों के लिए घर में एक मुलाजमा रख ली थी। कुछ अरसा गुजरा तो सानिया खुद ही मेरे पास वापस आ गई और रो रो कर माफिया मांगने लगी। भाई के घर जाकर उसकी भाभी ने भी उसके साथ चंद दिन बाद ही रवैया बदल लिया था।
بھابھی کے طنز اور بات بات پر جھڑکیاں سن کر اسے شدید احساس ہو رہا تھا کہ وہ چند دن بھابھی کا رویہ برداشت نہیں کر سکی۔ نہ جانے وہ بچیاں کیسے اس کا سفاک رویہ اتنے سالوں سے برداشت کر رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا۔ وہ گھر واپس آ کر بچیوں سے اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسے فوراً معاف کر دیا اور پھر وہ ماں بن کر میری بھانجیوں کو پالنے لگی۔ آج 10 سال بعد میں بازار سے گھر آ رہا تھا کہ میری نظر میرے بہنوئی پر پڑی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ ویل چیئر پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے گریبان سے پکڑ کر پوچھوں کہ اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا، مگر جب میں اس کے قریب گیا تو ایک مکھیوں کا جھرمٹ اس کے بدن پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ شاید وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر اس کا وجود اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں بھی اسے بھیک دیکھ کر گھر آ گیا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا تھا شاید اسے اس کی سزا مل رہی تھی۔ میں نے فاطمہ اور گڑیا کی بھی دھوم دھام سے شادی کر کے رخصت کر دیا ہے اور وہ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔